हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो आप लोग का एचएसएससी का एग्जाम होने वाला है सेट का। तो उसमें जो बच्चे अकाउंट के हैं यानी कॉमर्स से जिनका मेन सब्जेक्ट है, उनमें जो आप लोग का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का सिलेबस है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। इसके अलावा जो उसमें और सिलेबस दे रखा है उसकी ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश किसी अर्थव्यवस्था में वास्तु संपत्तियों में निवेश या उपभोग के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं को कुशलतापूर्वक बचत आवंटित करता है। डैश allocate saving efficiently in an economy to ultimate users either for investment in real asset or for consumption. इकोनॉमिक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट सिस्टम। नीचे कुछ आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपसे ये पूछा है एक तरह से डिफिनेशन एक दे रखी है आपकी कि किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए जो उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी उपभोक्ता जो होते हैं, जो फाइनल कंजप्शन के लिए होते हैं, उन तक सप्लाई करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए, तो वो पूरी प्रणाली या पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, वो हो जाता है फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, इसमें क्या चीजें आती है, तो एक बार आप फिगर देख रहे होंगे अपने जो स्क्रीन पर। इसमें पूरा एक साथ मैंने दे रखा है कि दो मार्केट इसमें आ जाती हैं, एक हो जाता है मनी मार्केट, दूसरा हो जाता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज और सब मार्केट आएगा। उसी तरह कैपिटल मार्केट में भी आपका तीन तरह का आएगा। जो इसमें और किस तरह के मार्केट होते हैं, सब मार्केट जो होंगे उसमें आपका कॉल मनी मार्केट आ जाएगा, एक्सचेंज बिल मार्केट, ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर मार्केट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, अदर मार्केट है। इस तरह से आप एक बार में सब कुछ देख लीजिए, जिससे आपको अगर एग्जाम में कुछ भी पूछता है, ऐसे पूछ ले कॉमर्शियल पेपर मार्केट जो है वो किस तरह का है, वो किस तरह की हो जाएगी, मनी मार्केट हो जाएगी। और टाइम पीरियड अगर पूछता है तो क्योंकि जो मनी मार्केट है तो टाइम पीरियड हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसमें एक साथ आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करने वाली या उससे रिलेटेड चीजों को करने वाली कौन सी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। आरबीआई, CIBIL, सेबी, IRDA। तो यहाँ पर आरबीआई भी होता है, आरबीआई तो सेंट्रल बैंक ही है इंडिया का, और साथ में सेबी भी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कहलाता है, और IRDA भी है। ये तीनों ही हो जाएंगे, कौन नहीं होगा, सिविल, CIBIL। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भारतीय वित्तीय प्रणाली का नियामक माना जाता है। डैश इज ए रेगुलेटेड ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सेबी, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, BSE। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस चीज को जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स का रेगुलेशन करती है या रेगुलेटर माना जाता है, हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने डैश पर कार्य करना शुरू किया। आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन डैश। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आरबीआई था उसने काम अपना करना कब शुरू किया था। तो यहाँ पर उसका जो स्थापना हुई थी, स्टैब्लिशमेंट हुआ था, कार्य करना शुरू किया था, उसकी डेट अलग हो जाएगी, और जो उसका नेशनलाइजेशन हुआ था उसकी डेट अलग है। तो कब उसने काम करना शुरू किया था, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1948, 1 1982, 1 अप्रैल 1949। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कब काम करना शुरू किया था, तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था कब हुआ था, जनवरी 1949 में हुआ था। यहाँ पर क्योंकि काम करना पूछ रहा है, कब फंक्शनिंग उसने स्टार्ट की थी, तो हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के पास भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने और बढ़ाने के वैधानिक अधिकार है। डैश हैज द स्टैट्यूटरी पावर्स टू रेगुलेट एंड प्रमोट द इंडियन कैपिटल मार्केट, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंक, सेबी, आरबीआई। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके दो तरह का फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक हो जाता है कैपिटल मार्केट, दूसरा हो जाता है मनी मार्केट। जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो आपकी किससे रिलेटेड करते हैं, मनी मार्केट से, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो किससे हो जाते हैं, कैपिटल मार्केट से हो जाते हैं, पूंजी बाजार से हो जाते हैं। आपको कह रहा है कि जो आपका कैपिटल मार्केट है उससे रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं या उसको रेगुलेट करने की जो भी पावर्स होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं, तो वो हो जाता है सेबी के हाथ में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं तक धन के हस्तांतरण की सुविधा है। डैश फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू द बोरोवर्स। गुड मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर मार्केट। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेवर्स होते हैं यानी कि जिनके पास जो सेविंग्स हैं और जो बोरोवर्स जो कि उधार लेना चाह रहे हैं,
उनके बीच एक मीडिएटर का काम कौन करता है या उनके बीच धन के हस्तांतरण की सुविधा कौन देता है, वो मार्केट का नाम आपको बताना है। तो वो हो जाएगा वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बाजार पुरानी प्रतिभूतियों का बाजार है। डैश मार्केट इज ए मार्केट फॉर ओल्ड सिक्योरिटीज, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पुरानी प्रतिभूतियों का मार्केट है, पुरानी प्रतिभूतियां यानी पुरानी जो सिक्योरिटीज होती है जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होती है उसका मार्केट होता है, वो हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें क्या रहेगा कि जो नई कंपनीज आई होती है, जो नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं मार्केट में, जो इंट्रोड्यूस ऑलरेडी नहीं थे मार्केट में, उनको जो है इशू करना, उनको जो है सेल करना सेटल हो जाता है, वो प्राइमरी मार्केट हो जाता है। और ये हो जाता है आपका जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट होते हैं वो हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो आप लोग मुझे बताइएगा जो आप लोग का स्टॉक एक्सचेंज होती है वो किस तरह के मार्केट में आती है, प्राइमरी में आती है या फिर सेकेंडरी में आती है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बॉन्ड एक डैश है। गवर्नमेंट बॉन्ड इज ए डैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, मीडियम टर्म सिक्योरिटी, आइदर ए आर बी। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, सरकारी बॉन्ड है, वो किस तरह के सिक्योरिटीज होते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कुछ अल्पकालीन होती है, कुछ मध्यकालीन, कुछ दीर्घकालीन, तीन तरह की चीजें आपके लोन रहते हैं। यहाँ पर जो सरकारी बॉन्ड होता है वो हो जाएगा दीर्घकालीन प्रतिभूति, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार डैश उपकरणों से संबंधित है। मनी मार्केट डील्स विद डैश इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है जो मनी मार्केट होती है, तो अभी मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होगा वो हो जाएगा कैपिटल मार्केट में, और जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो हो जाते हैं मनी मार्केट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो वो हो जाते हैं लघु अवधि के यानी कि शॉर्ट टर्म के। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत अल्पावधि के ऋण का बाजार कहलाता है। द मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन इज कॉल्ड कॉल मनी मार्केट, मनी एट शॉर्ट नोटिस, टी बिल मार्केट, जी सेक मार्केट। क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुत ही कम टाइम के लिए जो है लोन लिया जाता है तो उसका मार्केट क्या कहलाता है, वो हो जाता है कॉल मनी मार्केट। जो कॉल मनी मार्केट होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है वहां पर लोन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये मार्केट किस तरह का हो जाता है, इसमें जो लोन लिया जाता है उसमें मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 14 डेज का होता है, इसलिए इसको अत्यंत अल्पावधि यानी कि शॉर्ट पीरियड लोन भी कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बिल को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती उसे डैश कहा जाता है। द बिल विच डजंट रिक्वायर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल, सप्लाई बिल, बिल ऑफ लाइडिंग, डॉक्यूमेंट्री बिल। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जिस भी बिल को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं होती तो कौन सा बिल होगा, तो वो हो जाएगा ट्रेजरी बिल। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। ट्रेजरी बिल आपका होता क्या है, तो ये बिल जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका सेंट्रल बैंक होता है तो एक प्रतिज्ञा पत्र यानी कि प्रोमिसरी नोट की तरह जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार अंश दिए जाते हैं। राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू डैश डिबेंचर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, लिक्विडेटर्स, नन। जो अधिकार अंश होते हैं, राइट शेयर्स होते हैं, वो किससे ऑफर किए जाते हैं, तो ऑफर किए जाते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पहले से ही आपके शेयर होल्डर हैं, शेयर ले चुके हैं। जब भी आप राइट शेयर्स को जो इशू करेंगे तो सबसे पहले आपको वो शेयर्स उनको जो है प्रस्तावित करने होते हैं, उनको देने होते हैं। अगर वो लेने से मना कर देते हैं तब आप दूसरे व्यक्तियों को दे सकते हैं, लेकिन पहले आप किसको ऑफर करेंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही ऑफर करेंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थानों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर आल्सो नोन एज डैश फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल सिस्टम, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्हें और किस नामों से जाना जाता है, तो जो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वहाँ पर दो तरह का है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम होता है, इसमें दो तरह से काम करता है। एक हो जाता है बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और दूसरा हो जाता है नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो जो फाइनेंशियल वाले हो जाते हैं जिसमें बैंकिंग आ जाएगा आपका, तो वो दो तरह उसमें भी हो जाता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, दूसरा नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक फिगर, तो वहाँ से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ आप लोग को, कि जो अपना फाइनेंशियल पूरा सिस्टम है उसमें जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो मध्यस्थ का काम करते हैं, उन लोगों के बीच में जिनके पास सेविंग्स हैं और जो व्यक्ति उधार लेना चाह रहे हैं उनके बीच में एक बैंकिंग हो जाएगा, दूसरा गैर बैंकिंग हो जाता है। और जो नॉन बैंकिंग में आता है वहां पर भी दो सेक्टर हो जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, दूसरा नॉन ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा।
तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सेटेड क्वेश्चन भी, तो आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर कौन सा आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय मध्यस्थ यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है। डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। IDBI, ICICI, IFCI, RBI। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत का पहला विकास वित्तीय यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा? क्या हो जाएगा? IFCI। अब IFCI होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो आप लोग उसको मुझे कमेंट करिएगा कि IFCI की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI की स्थापना डैश में हुई थी। ICICI was set up in dash 1955, 1964, 1989, 1935। जो ICICI है उसकी स्थापना कब हुई थी? और तो उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड और भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए हो तो इसके लिए अलग से मैंने जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी बैंकिंग की एक वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल पे अपलोड की थी, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपका सेम सिलेबस वही आ रहा है। तो एक बार उन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो एक बार आप उसको भी चेक कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मुख्यतः निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को सहायता प्रदान करता है। डैश असिस्ट मेनली टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। IFCI, IDBI, ICICI, SEBI। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो निजी क्षेत्र के उपक्रम है यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं उनको जो हेल्प करता है वो कौन सा बैंक होता है? तो वो हो जाएगा ICICI। जैसे अभी पहले आपने पढ़ा था कि कब हुई थी इसकी स्थापना? 1955 में हुई थी। यही बैंक क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज होती हैं, काम कर रही होंगी, उनको सहायता प्रदान करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ICICI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको फुल फॉर्म पूछ ले, वहां पर आपको पता होनी चाहिए। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UTI की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। UTI वाज सेट अप इन द ईयर डैश। UTI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1956, 1964, 1969, 1948। तो जो UTI है उसकी स्थापना जो की गई थी वो 1964 में की गई थी। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक वित्त प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस? IDBI, ICICI, IFCI, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कौन लॉन्ग टर्म लोन देता है, तो ये तीनों ही क्या होंगे? लॉन्ग टर्म लोन ही प्रोवाइड कराते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टरिंग व्यवसाय शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक है। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू स्टार्ट फैक्टरिंग बिजनेस इज डैश। कैनरा बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्टरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो वो हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अल्पकालिक ऋण बाजार है। डैश इज ए होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन जो कह रहा है कि अल्पकालिक ऋण का बाजार कौन सा है, तो मैंने पहले आपको बताया था कि दीर्घकालीन का हो जाएगा कैपिटल मार्केट और शॉर्ट टर्म का हो जाएगा मनी मार्केट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्टी का सूचकांक है। निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ डैश। BSE, NSE, OTCI, CSE। जो निफ्टी होगा वो किसका सूचकांक होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर जो निफ्टी है वो सूचकांक है NSE का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RBI के कार्यों में से एक नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ RBI? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बैंकिंग सुपरविजन, इशू करेंसी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर्म पब्लिक। यहाँ पर कह रहा है कि जो आपके दे रखे हैं ऑप्शन उसमें से कौन सा RBI के कार्यों में से नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बैंकिंग का सुपरविजन करना और करेंसी इशू करना, ये तीनों ही काम RBI करता है। कौन सा नहीं करता है? वो जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करता, यानी कि पब्लिक से डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करता है। एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में NBFC के रूप में काम करने के लिए किसी को डैश से लाइसेंस लेना होगा। टू ऑपरेट एज NBFC इन इंडिया वन हैज टू टेक लाइसेंस फ्रॉम डैश। SEBI, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FICCI।
यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एनबीएफसी होती है, एनबीएफसी क्या हो जाएगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होती हैं उनको कब बोला जाता है। एनबीएफसी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि उनको ऑपरेट करने के लिए इंडिया में किससे लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उनको लाइसेंस लेना पड़ता है इंडिया में ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय साधन प्राथमिक व्यापारियों द्वारा निपटाए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर डेल्ड बाय प्राइमरी डीलर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, कॉमन सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो प्राइमरी डीलर होगा कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करता है, डील करता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, वो उनको डील करता है। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति एसएलआर का हिस्सा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करिएगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बता रखी है कि एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, बॉन्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसमें से कौन है वो एसएलआर का हिस्सा नहीं है, उसका एक भाग नहीं होगा, या इस तरह से कह लीजिए कि उसका एक एग्जाम्पल नहीं होगा, वो हो जाएगा बॉन्ड। तो बॉन्ड होते हैं वो इसका एक हिस्सा नहीं होते, बाकी तीनों ही चीजें होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था। द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विसेज इन इंडिया was first thought by dash, पॉगल कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, टंडन कमेटी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने पढ़ा होगा बहुत सी कमेटीज आई थी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, रंगराजन की है, वगैरह समिति है, या फिर मल्होत्रा कमेटी, बहुत सी कमेटीज आई थी जिन्होंने अलग अलग सुझाव दिए थे, सजेशंस दिए थे। यहाँ पर जो आपकी जो फैक्टरिंग सर्विसेज हैं उनका सुझाव किसने दिया था, उनका सजेशन किसने दिया था, तो वो दिया था वाघेल कमेटी ने। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पत्र कौन जारी करता है, हु इशूज कमर्शियल पेपर्स। तो आपने पढ़ा ही होगा कि दो तरह के मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट होता है और दूसरा हो जाता है कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर जो कमर्शियल पेपर होगा वो किसका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, वो होगा मनी मार्केट का। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाए हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को अच्छे से उसकी रिविजन हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर कौन जारी करता है या किसको किससे जारी किए जाते हैं, क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। कंपनी टू ए बैंक, बैंक टू बैंक, बैंक टू कंपनीज, कंपनी टू इट्स सप्लायर्स। जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो किसको इशू किए जाते हैं, वो हो जाएगा बैंक टू बैंक। जो बैंक होता है दूसरे बैंक को कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो इशू करता है। ये किस तरह का लोन, एक तरह से कह लीजिए होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, 1 साल के अंदर की अवधि के लिए लिया जाता है, 1 ईयर के अंदर के लिए होता है ये। तो ये बैंक टू बैंक इशू किया जाएगा ये पेपर्स को। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण बैंकों के लिए कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट अप कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल बैंक, आईबीए, नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बैंक होगा जिसने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहा है या योगदान दिया है, वो हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियों की मुद्रा आपूर्ति और कीमतों को स्थिर करने में सहायता करता है। Which is the tool to help RBI to stabilize money supply and price of government securities? EOQ, EPQ, GIT, OMO। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन सा उपकरण है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई को जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कंट्रोल करके वो मार्केट में क्या कर सकता है, जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है या मुद्रास्फीति होती है या इकोनॉमिक जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस होती हैं उनको कंट्रोल रख सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू। तो वो हो जाता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे बोलते हैं। खुले बाजार में क्रय विक्रय करके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको ओपन मार्केट में सेल या परचेज करके वो उसका कंट्रोल रख सकता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
कैसे कंट्रोल रखिएगा, जैसे कि अगर उसको मार्केट में क्या करना है, कम करना है मनी को, तो क्या करेगा, विक्रय करना शुरू, सेल करने लगेगा। और फिर मार्केट में जब सेल करने लगेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस करेंगे तो वहां पर क्या होगा, लोगों के पास जो डिपॉजिट्स होता है वो सब बैंक के पास आ जाएंगे। और अगर वो चाहेगा कि मार्केट में मनी की मात्रा ज्यादा हो जाए, क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, तो वहां पर क्या करेगा, उसको खुद परचेस करना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। परचेस करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जब वो सिक्योरिटीज उनको वापस ले रहा है मार्केट से, और जो उसके बदले में लोगों को उनकी मनी लौटा रहा है, तो मार्केट में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से वो उस पर कंट्रोल रख सकता है। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में म्यूचुअल फंड को कौन नियंत्रित करता है? हु रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड इन इंडिया? FRBI, सेबी, सिडबी, RBI। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इंडिया में, उसको कौन रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है? इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में कराए हुए हैं। म्यूचुअल फंड से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो वीडियो से एक बार देख लीजिएगा तो आपका ये भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिएट मनी क्या है? व्हाट इज फिएट मनी? द करेंसी इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, द करेंसी इज बैक्ड बाय टेंजिबल एसेट, द करेंसी इज बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व, द करेंसी इज बैक्ड बाय बजटरी सपोर्ट। क्वेश्चन में कह रहा है फिएट मनी क्या है। फिएट मनी क्या हो जाती है, जो फिएट मनी होती है उसका अपना कोई वैल्यू नहीं होती है, ना ही उसके पीछे किसी तरह का गोल्ड डिपॉजिट रखा जाता है। जो फिएट मनी आपने देखा होगा कि जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हम कर रहे होते हैं वहां पर SDR है, यूरो है, डॉलर है, ये मनी चलती है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, फिएट मनी कहा जाता है। तो उसकी जो भी वैल्यू होती है वो घटती बढ़ती रहती है, वो स्थिर नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिएट मनी मुद्रा सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित है, मुद्रा मुक्त संपत्ति द्वारा समर्थित है, मुद्रा स्वर भंडार द्वारा समर्थित है, मुद्रा बजटीय समर्थन द्वारा समर्थित है। तो यहाँ पर ना तो मूर्त संपत्ति द्वारा है, न ही स्वर भंडार, क्योंकि अभी पहले ही मैंने बताया कि उसके पीछे कोई गोल्ड डिपॉजिट नहीं होता। आप लोग जो भी करेंसी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा निर्मित करता है नोटों को, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, वो एक फंड जो होगा वो गोल्ड का रखता है, एक जो सोने चांदी का स्वर्ण मुद्रा रखी जाती, स्वर्ण भंडार रखा जाता है, तब जो है जो भी होती है मनी, जो भी पैसे होते हैं, नोट्स होते हैं, वो मार्केट में रिलीज किए जाते हैं। लेकिन जो ये वाली मुद्रा होती है इसके पीछे कोई भी गोल्ड डिपॉजिट नहीं रखा जाता। मुद्रा बजटीय समर्थन द्वारा तो कोई बजटरी सपोर्ट भी नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट की गारंटी होती है उस मुद्रा के पीछे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में 1% की कमी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? What will be the impact if Reserve Bank of India reduce the bank rate by 1%? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक रेट को 1% से कम कर देता है तो क्या इफेक्ट होगा? लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, नो चेंज इन द मार्केट लिक्विडिटी, मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि 1% से बैंक दर को कम करना है, तो आपको पता ही होगा कि कई तरह की रेट्स होती हैं, सबको देख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, बैंक रेट होती है, रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, तो किसी को भी पूछ सकता है। अब ये तीनों अलग अलग होती क्या है, आइए एक बार इसको समझ लेते हैं। बैंक रेट क्या हो जाता है, जिस पर कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो जनता को, पब्लिक होती है उसको ऋण देते हैं या फिर लोन देते हैं। और जो आपका रेपो रेट होता है, रेपो रेट वो हो जाएगा जिस पर जो बैंक होते हैं वो, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उससे लोन लेते हैं। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसमें क्या होता है, जो RBI होता है वो कमर्शियल बैंक जो होंगे उनसे लोन लेता है। तो ये हो जाएगा तीनों का अलग अलग डिफरेंस। तो इसके माध्यम से भी क्या करता है, जो बैंक होगा, रिजर्व बैंक होगा, वो कंट्रोल रखता है मार्केट में मुद्रा की मात्रा पर कि मनी की क्वांटिटी मार्केट में कितनी है। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा था कि 1% की कमी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हो जाता है बाजार में अधिक तरलता, यानी कि मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। अगर बैंक रेट को 1% से कम कर देगा तो मार्केट में बैंक रेट कम कर देगा, तो जिससे क्या होगा कि इंटरेस्ट की वो कम हो जाएगी, तो लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लोन लेना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, मनी जो होगी वो ज्यादा फैल जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा जुटाई गई जमा राशि का उपयोग किया जाता है। डिपॉजिट मोबिलाइज्ड बाय द बैंक्स आर यूटिलाइज्ड फॉर loans and advances, investment in government and other approved securities in fulfillment of liquidity stipulation, investment in commercial paper, shares, debenture up to stipulated selling, all of the above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंक जो धनराशि एकत्र करते हैं, जमा करते हैं, उसका क्या यूज करते हैं वो,
तो क्या करते हैं, लोन्स और एडवांस भी देते हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, सारी चीजें हैं, इसमें भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं अपना, और साथ ही जो कमर्शियल पेपर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनमें भी अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न निवेशकों से मुद्रा को एकत्र करता है? Which one of the following pool money from various investors in order to purchase securities? Fund derivative, मनी फंड, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन जो होगा वो सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए काफी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे क्या करता है, मनी को कलेक्ट करता है, उसके बाद उससे सिक्योरिटीज को खरीदता है। यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो बीच का रहता है, मीडिएटर की तरह काम करता है, और जो ज्यादा जोखिम होता है, रिस्क होता है फैक्टर, वो उसके ऊपर ज्यादा रहता है, तो वो हो जाएगा म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MTSS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTSS? मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, मीडियम ट्रांसफर सर्विस स्कीम, मॉडरेट ट्रांसफर सर्विस स्कीम, मनी ट्रांसफर सर्विस स्ट्रेटेजी। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो MTSS है उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो वो हो जाएगी मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।